चलिए आप देखते हैं हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है आपका। जो अभिक्रिया की कोटि होती है वो 3 प्रकार की होती है। स्पेशली हमें यहाँ शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, और एग्ज़ाम में जो है शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इसी से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक का निगमन हमें करना होता है। तो सबसे पहले हम ये कहेंगे कि शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है आपके, ठीक है। तो चलिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया होती क्या है कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनकी कोटि शून्य होती है। मतलब इसके लिए आपको 2-3 पॉइंट ध्यान में रखना होगा। पहला, कहा जा रहा है क्या कि कोई ऐसा रिएक्शन जिसकी कोटि आपकी क्या हो, जीरो हो, क्लियर है, और जो सांद्रता है, ठीक है, मतलब जो वेग है, आपको पता है कि अभिक्रिया का वेग सांद्रता के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो वेग होता है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं इस तरीके से कि वेग प्रोपोर्शनल किसके होता है, सांद्रता के होता है, ठीक है। तो अगर हमने एक रिएक्शन ऐसा लिया कि सपोज दैट ए गिव्स प्रोडक्ट है, ठीक है, ए क्या बना रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है। अब यहाँ पर प्रारंभिक सांद्रता इसकी मान लीजिए कि जो प्रारंभिक सांद्रता है इस अभिक्रिया की, वो आपकी सपोज दैट क्या है, स्मॉल ए है। तो जब प्रारंभिक सांद्रता स्मॉल ए है तो उस वक्त जो प्रोडक्ट है वो तो जीरो होगा, ये तो क्लियर है। अब आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, मतलब टी समय पश्चात, कुछ समय बीता तो टी समय पश्चात सांद्रता में कमी आएगी। अर्थात मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ क्या, a माइनस एक्स, ए में से x आपका कम हुआ तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना आपका x बना। सांद्रता में जब कमी आती है, ठीक है, जितनी सांद्रता में कमी आएगी उतना ही प्रोडक्ट आपको मिलता है, ये आपको पता है। तो अगर यहाँ पर x कमी आ रही है तो प्रोडक्ट भी आपको x से ही मिलेगा, क्लियर होगा। अब देखो यहाँ पर जो वेग है, जो वेग होगा आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सांद्रता के होता है, ठीक है। सांद्रता a है तो आप इसको a की पावर जीरो मत लिखा भी, यहाँ n लिखिए, ठीक है। वेग इज प्रोपोर्शनल टू a की पावर n, या जो वेग होगा ये प्रोपोर्शनल होगा, इक्वल होगा। जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो एनी कांस्टेंट k आता है, k को ही हम क्या कहते हैं, वेग स्थिरांक कहते हैं, ठीक है। अब फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, आपको पता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए n की वैल्यू क्या होगी, आपकी जीरो होगी। तब यहाँ पर जो वेग आएगा वो क्या हो जाएगा, k इंटू a की पावर कितना, जीरो। तो वेग क्या मिला आपको, ओनली k इंटू 1, बिकॉज किसी की भी पावर जीरो की वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। ये एक मैथ्स का फार्मूला है जिन्हें आपको याद रखना है। अब वेग को आप dx/dt भी बोलते हैं, तो इसको आप ऐसे भी तो कह सकते हैं, dx/dt, दिस इक्वल क्या हो गया, k हो गया। dt को उधर भेजिए तो dx बराबर k dt,
ये आपको मिल गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो दोनों पक्षों का समाकलन करना है। यहाँ से दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, समाकलन क्या होता है, देखो समाकलन करने पर मैथ के स्टूडेंट जो भी हैं वो लोग तो जानते होंगे कि इंटीग्रेशन क्या होता है, बट बायो के जो भी स्टूडेंट हैं आप लोगों के लिए हो सकता है ये नई चीज़ हो। तो एक जनरली हम यहाँ मैथ तो पूरा नहीं बता पाएंगे, लेकिन एक सूत्र आप लोग याद रखेंगे। ये इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है, ये सिंबल है इसका। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ, अगर आपके पास x dx का मान निकालना है या केवल आप कहें dx का, ठीक है, इसको हटाइए। इंटीग्रेशन ऑफ dx की वैल्यू x होती है। ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ अगर dy रहा तो dy का मान y होगा, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में हो रहा है। ठीक है, अगर x के सापेक्ष आपको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन निकालना है तो x ही आएगा, और y के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो y आएगा। उसी प्रकार से आपका यहाँ पर भी है, जब दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तब इस तरीके से लिखेंगे आप, इंटीग्रेशन ऑफ dx दिस इक्वल इंटीग्रेशन k dt। अब एक सूत्र और बनता है कि अगर इंटीग्रेशन ऑफ, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ एनी कांस्टेंट हो k, अगर k dx है आपके पास, तो जो कांस्टेंट राशि होती है वो बाहर आ जाती है और अंदर ओनली dx आपको मिलता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, देखो k कांस्टेंट राशि है, तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो dx का तो x आ जाएगा और इसका जो है आपका क्या हो जाएगा, k dt है, तो k बाहर आया, इंटीग्रेशन ऑफ dt, तो x इक्वल k dt के जगह पे आपका t आ जाएगा। और यहाँ पर क्या होता है, एनी कांस्टेंट, एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट i आता है, इंटीग्रल कांस्टेंट कहते हैं, समाकल नियतांक। अब देखो इसके बाद ये चीज़ आपको मिल गई। अब यहाँ से हम एक काम करेंगे, जब x आपका 0 है, ठीक है, तो t भी तो 0 होगा आपका। इस स्टार्टिंग में देखिए, x अगर आपका 0 है, प्रोडक्ट 0 है, ठीक है, तो समय भी उस समय आपका 0 है। तो इस वैल्यू को जब आप इसमें पुटअप करेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 0 इक्वल k की वैल्यू, k तो ऐसे रहा, t के जगह पे 0 प्लस i, और i की वैल्यू आपको मिल जाएगी क्या, 0। देयरफॉर x इक्वल k इंटू टी। ठीक है, मतलब i की वैल्यू जब आप 0 रखेंगे, i के जगह पे यहाँ 0 रखेंगे तो आपको x बराबर kt तो मिलेगा। तो ये आपका हो गया x इक्वल k इंटू टी, और यहीं से आप k की वैल्यू भी निकाल सकते हैं कि k आपका क्या होगा, x बाई टी। ठीक है, k का मान क्या हो जाएगा, x बाई टी, और k आपका क्या है, वेग स्थिरांक। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक होगा वो होगा k इक्वल x बाई टी। ठीक है, ये आपका k बराबर x बाई टी निकल के आएगा, ये वेग स्थिरांक का मान है। और इसी के लिए हम जो है आगे एक चीज़ और कर सकते हैं, यूनिट इसके निकाल सकते हैं। ठीक है, मात्रक इसका, मात्रक कैसे निकलेगा, देखो इसका जो यूनिट है, ठीक है, इसकी जो यूनिट होगी मात्रक,
इसका यूनिट क्या होगा देखेंगे। अब देखो के का मात्रक, के का जब आप मात्रक निकालेंगे तो हम लिख सकते हैं क्या, x का मात्रक, x का मात्रक बटे समय का मात्रक। ठीक है, t आपका टाइम है, समय का मात्रक। तो आप जानते हैं x क्या है आपका यहाँ पर सांद्रता ही, ये आपका जो x है, ठीक है, यहाँ पर देखें x क्या हो रहा है आपका, सांद्रता में कमी हो रही है और प्रोडक्ट बन रहा है। तो सांद्रता का जो मात्रक होता है x, यहाँ पे आप कह सकते हैं सांद्रता का मात्रक, तो सांद्रता का जो मात्रक होता है मोल प्रति लीटर होता है। ठीक है, इसको क्या कहेंगे आप, मोल प्रति लीटर। और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। ये सेकंड ऊपर आएगा और लीटर भी इसके ऊपर आएगा, तो यहाँ बन जाएगा मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो ये एक इसकी यूनिट आपको मिलेगी यहाँ से, मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। तो ये इसकी यूनिट होती है। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक आपका ये होता है और इसका यूनिट ये होता है। तो आज के लिए केवल इतना ही, शेष और चीज़ें हैं तो वो आपको बताई जाएंगी।